हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लास 6 और 7 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, और ये क्लास 8 का आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है। तो आज का चैप्टर है हमारा, यानी आज का जो चैप्टर है हमारा, ये है ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड चैप्टर है आज आपका कृषि। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि लिखा है, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेती की जुताई करते देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वो गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अधिक खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद है आपका, देखिए, पौधे से परिकृष्ट उत्पादन उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो ये है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात निर्माण, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। उसके बाद है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों और सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इनमें शामिल होता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर होती है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के इन्हीं सभी प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। यहाँ पे आपको मानचित्र दिखाया गया है, इसमें आपका लिखा है कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, यानी जहां जहां आपको ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपका विश्व में कृषि कृषि प्रधान देश होते हैं। उसके बाद है आपका एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहा जाता है। और उसके बाद है सेरिकल्चर, तो रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। उसके बाद है आपका पिसीकल्चर, यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। उसके बाद है विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या होता है? तो द्राक्ष कृषि, यानी अंगूरों की खेती। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, क्या होता है? तो वाणिज्य के उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। उसके बाद देखिए आपका कृषि तंत्र क्या है? तो कृषि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, निराई, देखिए निराई, सिंचाई और कटाई इसकी मुख्य संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद शामिल होते हैं। अब देखिए कृषि के क्या कौन कौन से प्रकार हैं। तो कृषि के प्रकार जानने से पहले यहाँ पे रोचक तथ्य जान लेते हैं। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आते हैं सीधा पॉइंट पे, कृषि के प्रकार। कृषि के क्या कितने प्रकार हैं? तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। यह निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए निर्वाह कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि में आपका इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद है गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है? तो गहन निर्वाह कृषि में आपका गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन कृषि दक्षिण पूर्वी और
पूर्वी एशिया के संघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। उसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि में क्या है, तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल होते हैं। अब उसके बाद है स्थानांतरित कृषि क्या है, तो अमेजन बेसिन के संघन घन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में की जाती है और विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो देखिए झूमिंग कहा जाता है, तो झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। रोका ब्राज़ील में और लद्दाख मलेशिया में कहा जाता है। उसके बाद है आपका जलवासी पशुचारण। जलवासी पशुचारण क्या होता है, सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायु के बाधाओं और भूभागी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादक उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद है आपका वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विशिष्ट कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या है, तो देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। उसके बाद है आपका मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित कृषि क्या है आपका, मिश्रित कृषि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। उसके बाद है आपका रोपण कृषि। रोपण कृषि यानी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ये जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद आपका मुख्य फसलें क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें, चाय और कहवा मुख्य पेय फसल होती हैं। तो अब देखिए चावल क्या है, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार होता है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। उसके बाद है आपके गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान में वर्षा और सस्य कर्तन, यानी गेहूं का सस्य कर्तन से क्या मतलब है, फसल की कटाई करते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से पाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में भी उगाया जाता है। उसके बाद आपका मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम से कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। कम तापमान और उच्च मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश होते हैं। उसके बाद है आपका मक्का क्या है, ये आपका
मक्का में आपका लिखा है, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुप्रवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जा सकती है। उसके बाद कपास। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। उसके बाद है पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप से भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। उसके बाद है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी देखिए, कॉफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया है आपका चाय। चाय का क्या होता है कि चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है कृषि का विकास। तो कृषि का विकास कैसे होता है? तो कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बोए के क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समांतर जीविकापार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्य की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हम देखेंगे कि हम दो फार्म लेते हैं, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति यानी अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, भारत का एक फार्म लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है। इसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं तथा चावल, दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से भी कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ दोस्त अभी भी बैलों से खेतों की जुताई करने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं और समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति इसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य इसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों के उच्च उर्वरक वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उसके बाद है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म ले लीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारिवारिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाले मुख्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर लेंगे। फसल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर लेंगे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों का नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता रहता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। यह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनरों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर
और थ्रेसर का प्रयोग कृषि संबंधित विधि संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। और यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मशीनीकृत खेती की है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ, यानी चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया 8 क्लास का। कल आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी का 4th लेसन कंप्लीट कराया जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया है 3rd लेसन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।